दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं आधुनिक काल पार्ट 7। इससे पहले हम आधुनिक काल की अन्य वीडियो बना चुके हैं। ये वीडियो आधुनिक काल यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ काल के बारे में पूरे विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो इसमें सब मिलेगा, लेकिन इसकी अनेक वीडियो बनेंगी क्योंकि आधुनिक काल बहुत बड़ा काल है और उसको हमने इन सभी वीडियो में छोटे छोटे रूप में कवर करने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान, संवत 1925 से 1950। प्रकरण 1, सामान्य परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। मुंशी सदासुख लाल की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। लल्लू लाल में ब्रज भाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम न था। भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ भी प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रजभाषा का भी बहुत कुछ संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति श्रृंगार आदि की पुरानी ढंग की कविताएं ही होती चली आ रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थी, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया। यानी कि जब अनेक जगह परिवर्तन हो रहे थे, नव जागरण, बंगाल में परिवर्तन, तमाम चीज़ों को लेकर के, तो हिंदी में बड़े परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहे थे। तब भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं और अपनी भाषा के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक विशिष्ट परिवर्तन देते हैं और विशिष्ट स्थान देते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। यानी कि ये दिक्कत थी कि उर्दू को विशिष्ट माने या क्या, और हिंदी गद्य का स्वरूप धीरे धीरे विकसित नहीं हो रहा था। तो राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने तो कुछ लिखा था, वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। लेकिन जब भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी मंझी हुई परिष्कृत भाषा
के साथ लोगों के सामने आए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ, यानी कि हिंदी को गद्य के रूप में प्रस्तावित और स्थापित करने में बड़ी भूमिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, उनके समकालीन लेखकों की है। भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में होने लगी, यानी कि बड़े स्वरूप में होने लगी, तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती गई कि व्यक्ति लेखक किस शैली, किस विशेषता के कारण किस तरह से लिख रहे हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया, जिसके भीतर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है तथा तथ्य निरूपण की दूसरी। भावावेश के कथनों में वाक्य प्राय बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं, पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयानुकूल, मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की, जो प्रायः समस्त और सानुप्रास होती हैं, चाल सी चली आई है। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार सी छोड़ती चलती है। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के लेखकों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते हैं, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता है। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच में विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंशा और लल्लू लाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी होती है थी जैसे खरी खरी सुनाने के काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी भाषा चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। नूतन पुरातन का वह संघर्ष काल था, इसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने बद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्रीनारायण की शैली से मिलती जुलती है, पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं दिखाई पड़ती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर रंग स्थलियों को मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है। हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। संस्कृत के ऐसे शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते थे। जिन शब्दों या जिनके रूपों से केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और जो भाषा प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत ओचट में पढ़कर ही करते थे, यानी कि बहुत ही मुश्किल दुविधा में पढ़कर करते थे। उनकी लिखावट में न अव्ययीमान था और न अवसाद ऐसे शब्द मिलते हैं, न औदार्य, स्वकार्य और मूर्ख ऐसे रूप। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने
में हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका बड़ा हाथ है। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वालों में पंडित अंबिकादत्त व्यास जैसे लेखकों ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, संवाद पत्रों में राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को रखा। सारांश यह है कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्य उपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहार उपयोगी रूप भी निखरा। यहाँ तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अब लेखकों की दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्थान लीजिए। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीवता या जिंदादिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा शिवप्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविधा रूपों के साथ पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहार उनके जीवन में उमंग उठाते, परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई ही न पड़ता। काल की गति वे देखते थे, सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु। अर्थात एक तरह से ये ऐसा आभास हो कि ये एकदम से या जानबूझ के कोई परिवर्तन किया हुआ नहीं है, बल्कि समय की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए और हमें बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।